हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को कर रहे हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले हम उनको कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूटन के गति के नियम। और न्यूटन के गति के जो तीनों नियम हैं ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के नियम आपको देखो, आप कभी भी पेपर में लिखें एग्जाम में तो आप ये ब्लैक से लिखे हेडिंग और उसके बाद में ये ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखें, इससे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो आइजैक न्यूटन ने गति में तीन नियम प्रतिपादित किए, जैसा कि आपको पता होगा, जिन्हें यांत्रिकी के नियम भी हम कहते हैं। सबसे पहला आता है प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार कोई पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको एक बारी में याद हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा कि जब कोई पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब मान लीजिए, लेट सपोज मैंने ये पेन रख लिया। अब ये जो पेन है ये अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो और मैं इसको कुछ टाइम बाद देखूँ तो ये यहीं पर रखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी, ये विरामावस्था में और इस पर कोई भी बाहर से मैंने फोर्स नहीं लगाया। और अगर ये एक समान गति की अवस्था में है तो ये गति की अवस्था में रहेगा। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। आपको वाली बात पता होगी कि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है तथा वह भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। रेखीय गति में वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। तो अगर रेखीय गति में देखें, एक लीनियर जो मोशन होता है उसमें वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप है तथा इसे हम किससे नोट करते हैं? स्मॉल एम से नोट करते हैं। इसके बाद इसको m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि m द्रव्यमान का एक पिंड u वेक्टर वेग से गतिमान हो तब इसका जो संवेग होगा, अब आपको पता होगा हमने क्या मान लिया, वेग को u वेक्टर मान लिया। जब हमने u वेक्टर मान लिया तो हम कह सकते हैं कि p बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा mv होता है। तो p वेक्टर बराबर हो जाएगा m और u वेक्टर हो जाएगा क्योंकि हमने u माना है। अब f इजिकल्स टू एफ वेक्टर इजिकल्स टू डी अपॉन डी टी हम डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि f क्या होता है, f बराबर होता है, देखो अभी आगे चल के पढ़ोगे आप, ये यहाँ पर पढ़ोगे कि f बराबर होता है k डी ओवर डी टी के। तो उसने बस वो पहले ही लिख दिया है ना। ये वाली चीज़ इसको लिखनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि f इजिकल्स टू डी अपॉन डी टी एम और u वेक्टर m आगे आ जाता है, अभी मैं नीचे समझाऊंगा, और डी अपॉन डी टी इजिकल्स टू m, ये वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है तो f इजिकल्स टू m हो जाता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब ब्रैकेट में चूंकि गति के दौरान पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है इसलिए m को यहाँ से बाहर कर दिया था। अब देखो, यह चिरसम्मत भौतिकी का आधारभूत सिद्धांत है। वास्तव में न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम की ही विशेष दशा है। तो यहाँ पर इसने दिखाया है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो द्वितीय नियम की ही विशेष दशा है। यह पिंड पर कोई बल, यदि पिंड पर कोई बल नहीं लगाया जाए तब F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, और एम ए इजिकल्स टू जीरो हो जाएगा, अर्थात ए इजिकल्स टू जीरो, और ए जीरो हो जाएगा तो यू भी जीरो हो जाएगा, अर्थात यू बराबर नियतांक हो जाएगा। मतलब वो जीरो नियतांक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेग में चेंज ही नहीं हो रहा, और जब वेग में चेंज नहीं हो रहा तो वस्तु स्थिर ही है तो वो स्थिर ही रहेगी, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में विराम अथवा गति की अवस्था बनी रहेगी। अब आता है द्वितीय नियम या बल का नियम। तो देखो, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना होगा कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या हो गया, dp अपॉन dt, और वो f के प्रोपोर्शनल होती है। जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी की उसकी डायरेक्शन होती है। यदि किसी वस्तु पर कोई संवेग p वेक्टर तथा उस पर बल f वेक्टर लगाया जाए तो न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, तो द्वितीय नियम अनुसार क्या है, f वेक्टर प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, है ना। यही चीज पढ़ी हमने, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और इक्वल टू लग जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा k। तो f वेक्टर इज इक्वल्स टू k dp अपॉन dt, जहाँ k क्या होता है बेटा, नियतांक होता है।
अब किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी वेक्टर। ये वाली बात आपको पता है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, पी की जगह पे एम वी रख देंगे, जो ऊपर करा था वही चीज़ है ना। अब एम कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, तो के एम और डी वी अपॉन डी टी हो गया। और जो डी वी अपॉन डी टी होता है वेग परिवर्तन की दर, वो क्या होती है, त्वरण ए होती है। तो एफ इज इक्वल्स टू के और एम और ए आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद देखो उपर्युक्त समीकरण में नियतांक के का मान बल एफ वेक्टर और द्रव्यमान एम तथा त्वरण ए वेक्टर के मानों पर निर्भर करता है। तो जो नियतांक होता है के, वो एफ और एम और ए के मानों पर डिपेंड करता है। अब एम के इस पद्धति में हम सिंपली क्या मान लेते हैं, एम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मान लिया, ए इज इक्वल्स टू 1, ये ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन हो, तो के इज इक्वल्स टू क्या होगा, के इज इक्वल्स टू 1 होता है। अतः समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 क्या था हमारा, एफ इजिकल्स टू के एम ए था, तो एफ इजिकल्स टू के एम ए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर देख लेंगे, इसकी जगह 1 रख देंगे के की जगह पे, और एम एफ की जगह भी 1 रख दें अगर, और इसकी जगह पे भी 1 रख दें, तो 1 1 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, के की जगह पे 1 रख दिया, तो एफ वेक्टर इजिकल्स टू एम ए हो गया। इसका मतलब बल गुणा बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। इस प्रकार न्यूटन का द्वितीय नियम बल के मापन की विधि को बताता है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी थ्योरी है और आप आराम से समझ सकते हैं इसको। अब लास्ट आता है तृतीय नियम, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और डेली लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक, देखो ये चीज़, ये लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, वैसे तो यहाँ पे आप दिशा कर लीजिएगा, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, अथवा दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रियाएं हमेशा विपरीत और बराबर होती हैं, अर्थात एक वस्तु की क्रिया दूसरी वस्तु की प्रतिक्रिया के परंतु दिशा में विपरीत होती है। देखो ये वाली बात आ गई, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर F21 लगाती है, बल F21 लगाती है, तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगने वाली प्रतिक्रिया बल F21 होगा। इसने मिसप्रिंट कर दिया, ये 1 2 होगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 2, और फिर ये F21 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, है ना, तो वो आप पे अपोजिट बल लगा रही होती है। ठीक है, मतलब आप जैसे ये वाली चीज़ है, जैसे ये बॉडी है और ये भी बॉडी है, ये इस पर बल लगा रही है, तो ये भी अपना विरोध कर रही होगी और ये इसके विपरीत दिशा में बराबर बल लगा रही होगी, समान। तो हम कह सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू F माइनस का F21 हो जाएगा, या फिर F21 इज इक्वल्स टू माइनस का F12 हो जाएगा। अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर नहीं लगती हैं, परंतु वे एक ही समय पर एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं। अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निष्फल नहीं करते हैं, ये काटते नहीं है, निष्फल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक था न्यूटन की गति का नियम, और जो कि लॉन्ग में आ जाता है और बहुत ही ईजी है, ये आपको समझ में आया हो। और चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, कैपलर्स लॉ पढ़े हैं, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो और वीडियोस आएंगी, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।